प्लैंक ने दिया था। तो दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये थ्योरी ये कहती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि आप पार्टिकल की तरह इमेजिन करें। अब क्यों इन्होंने कहा कि आप पार्टिकल की तरह इमेजिन करो? तो एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिलता था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वेव नेचर से। तो हुआ ये कि आप डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस, क्वांटम, क्वांटम आप ऐसे समझें, क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट मतलब जैसे एक लाइट का बहुत एक सोर्स है, तो वो सोर्स को आप इमेजिन करो कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वांटम होंगे, यानी बहुत छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स होंगे। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइट का उसको एक क्वांटम कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा लाइट का उसको आप क्वांटम कह रहे हो। आप कह क्या रहे हो, देखो पहले मैं बता देता हूं। आप इमेजिन करो कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बना है, पहली चीज। फिर ये जो लाइट पार्टिकल से बना है, इसमें जो पार्टिकल है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको आप कह रहे हो क्वांटम, नाम है ये। क्वांटम मतलब लाइट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डाउट क्लियर हुआ? डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस phenomenon can be explained by wave, can be explained by wave theory, but some observations could not be explained by wave theory। और ये ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे? पहला, द नेचर ऑफ emission of radiation from black body। इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। देन सेकंड, ejection of electron from metal surface when radiation strike it। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एंड फोर्थ, वेरिएशन ऑफ heat capacities, variation of heat capacity of solid with respect to temperature। ये चार चीजें थी जिनको आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम। फोर्थ पॉइंट हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, मैं 3 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा यहां पे। तीसरा आप बस देख लीजिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन समझो कि हाइड्रोजन के आपके पास एटम्स हैं, इनको जब आप इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हो तो इनसे एक रेडिएशन निकलेगा, और ये जो रेडिएशन है वो लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। क्यों लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तब डिटेल में बात करेंगे। नोट कीजिए यहां तक। नोट कर लिया तो मुझे बताइए, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन शुरू करेंगे।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? तो ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी ब्लैक है तो उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे और उससे जो रेडिएशन आ रहा है, नहीं। ब्लैक बॉडी एक एक आपने एक ऐसा अ, समझना है, एक ऐसा सब्सटेंस समझना है, इमेजिन कीजिएगा थोड़ा। एक ऐसा सब्सटेंस समझो जो उस पे पड़ने वाली सारी की सारी वेवलेंथ्स को, सारी की सारी वेवलेंथ या सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कोई भी उस पे लाइट पड़ेगा तो एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो सारी तरीके की फ्रीक्वेंसीज एमिट भी कर सकता है। यानी उसको अगर मैं हीट करूंगा तो वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एमिट भी कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझो कि मान लो आपके पास एक आयरन का बॉल है। ठीक है, आयरन का बॉल है, मैं मान लीजिए इसे हीट करना शुरू करता हूं। तो अगर मैं हीट करना शुरू करूंगा तो क्या होगा भाई? अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा या जनरल लाइफ देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये रेड हो जाता है। फिर और हीट करो तो ये थोड़ा ऑरेंज हो जाता है, और ज्यादा हीट करो तो येलोइश हो जाता है। तो ये जो आप रेड देख रहे, ये जो रेड येलो आप सारी रेडिएशन देख रहे हैं, ये एमिट हो रही है यहां से। जब आप हीट कर रहे हो तो ये फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहा है विजिबल रेंज में, और वो फ्रीक्वेंसीज आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसा एक इमेजिन कीजिए बॉल जो सारी, तो हाँ मैं बता रहा था कि आप ऐसा एक इमेजिन करें, एक बॉडी जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज एमिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ एमिट कर रहा होगा, आप अलग अलग टेम्परेचर लगाओगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज एमिट कर सकता हो। ऐसा एक बॉडी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो लिख लीजिए, a body which emits and absorbs all frequencies is called black body, and the radiation emitted is called black body radiation, is called black body radiation। जो सारी फ्रीक्वेंसीज उसके ऊपर जो गिर रही है उनको एब्जॉर्ब कर सके और सारी फ्रीक्वेंसीज एमिट कर सके, ऐसी एक बॉडी को कह रहे हैं ब्लैक बॉडी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक ग्राफ जो कि इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी हो जाए। इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम देखें इस ब्लैक बॉडी के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वाई एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा, दैट इज नैनोमीटर में लिखा मैंने। तो इंटेंसिटी कौन से पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी है वो हम वाई एक्सिस पे बता रहे हैं। तो आपको ये देखने को मिलता है कि ये कुछ इस तरीके से है, लेट से। देन एक दूसरे टेम्परेचर पे कुछ इस तरीके से आएगा। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर और चेंज होगा। जैसे और कम टेम्परेचर रखूंगा तो ये इस तरीके से होगा। अब लेट से ये जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये है एट अ टेम्परेचर T1, जो उससे ज्यादा है वो है एट अ टेम्परेचर T2, एंड थर्ड वन इज एट अ टेम्परेचर T3। T1 का इंटेंसिटी जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है एट अ वेवलेंथ लैम्डा 3। T2 का जो मैक्सिमम आ रहा है इंटेंसिटी देखिए, इसे कहता हूं मैं लैम्डा 2, और T1 टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है वो है लैम्डा 1। ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, यानी कि आप अलग अलग इंटेंसिटी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपने प्लॉट किया कि रेड कलर की कितनी इंटेंसिटी थी, अच्छा इतनी थी, येलो की कितनी थी, इतनी थी। इस तरीके से आपने एक ग्राफ बना लिया इंटेंसिटी का। ये T1 T2 T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर के बढ़ने से देखिए क्या हुआ। जब आप टेम्परेचर बढ़ाए तो आपने देखा
कि लैम्डा 3, लैम्डा 2, लैम्डा 1, इसमें क्या आ जाएगा बताओ? लैम्डा 1 पढ़ा है देखो सबसे, फिर लैम्डा 2, फिर लैम्डा 3। और आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ, मैं अलग से बता देता हूं, वेवलेंथ जो कि लैम्डा था, इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर लैम्डा घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए T1 से T2, T2 से T3, क्या हो रहा है? मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे वेवलेंथ घट रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ घट रहा है। और अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ μ3, μ2 और μ1 में क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर? μ3, μ2, μ1 में क्या ऑर्डर आना चाहिए? जल्दी से बताओ मुझे। सो लैम्डा जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा 3, लैम्डा 2, लैम्डा 1 था, तो इसका मतलब आता है कि लैम्डा 3 सबसे ज्यादा, μ3 सबसे ज्यादा होगा, फिर μ2, फिर μ1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ इंक्रीजेस। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप देखेंगे वेवलेंथ का जो पीक है वो कम होता जा रहा है। या मैं कहूँ वेवलेंथ के साथ अगर इंटेंसिटी बताई है तो आपका पीक पीछे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। अगर मैं T4 बनाऊंगा तो T4 का पीक और ज़्यादा होगा और पीछे हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ और कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ओके, ये आपको एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलता है। अच्छा, इसको थोड़ा इमेजिन करो जरा, जैसे आप एक ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हो, या ब्लैक बॉडी क्या, एक आयरन का बॉल हीट कर रहे हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ, maximum intensity wavelength decreases as the temperature increases, the maximum intensity wavelength decreases and frequency increases। तो जैसे इमेजिन करो एक आयरन का बॉल है, पहले आपने इसको हीट करना शुरू किया, तो हीट करने पे सबसे पहला कलर कौन सा आएगा? रेड। वेवलेंथ जरा याद करो, विबग्योर सीरीज में रेड कहां था? विबग्योर सीरीज में आप जानते थे रेड का वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे पहले आपको रेड कलर का दिखता है आयरन बॉल जब आप हीट करने लगते हो। फिर क्या होता है, हीट करते करते अभी रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, तो रेड का डोमिनेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको रेड कलर का दिख रहा है। फिर क्या होता है, फिर आपको ये ऑरेंज दिखने लगता है, फिर आपको येलो दिखने लगता है, ग्रीन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लूइश ब्लूइश व्हाइट कलर का हो जाता है, यानी ब्लू का इंटेंसिटी अब उसमें ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है कि ऑरेंज दिख रहा है तो रेड नहीं है, वहां पे है रेड, लेकिन इंटेंसिटी सबसे ज्यादा ऑरेंज की है, तो पीक में ऑरेंज सबसे ज्यादा होगा। बाकी कलर्स भी हैं वहां पे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है, इसलिए आपको जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी वो कलर डोमिनेटिंग दिख रहा था। सिमिलरली येलो दिख रहा है आपको, थोड़ा और हीट करते हो तो फिर ब्लूइश कलर का दिखने लगता है, मेल्ट होने के बाद ब्लूइश व्हाइट कलर का दिखने लगता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ कम होता जाता है, एंड फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वो बढ़ती जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, फिर क्यों एक्सप्लेन नहीं हो रहा ये? भाई वेव नेचर से क्यों एक्सप्लेन नहीं हो रहा? ग्राफ तो हमने समझ लिया, ये हमको समझ में आ गया। तो दिक्कत ये है कि फॉर वेव्स मैक्सिमम इंटेंसिटी पीक अकॉर्डिंग टू रेले जीन लॉ, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर वेव्स, देयर मस्ट बी infinite peak, there must be infinite peak, so the wave theory failed to explain this experimental graph. So according to
दिस थ्योरी, जो कि रेले जीन लॉ के नाम से जानते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी आनी चाहिए वेव्स के लिए, वो पीक जो है उसका वो इनफाइनाइट जाना चाहिए। इट कैन नॉट बी अ फाइनाइट, इट शुड बी इनफाइनाइट। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो एक्चुअल ग्राफ आया है वो कुछ इस तरीके का है, लेकिन आना कैसा चाहिए था? मैथमेटिकल लॉ के अकॉर्डिंग अगर वेव्स थे तो इसका ग्राफ आना चाहिए था, यानी कि अगर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, आप इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ देखें, ये कि आपका जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ आया वो रियलिटी में ये आ रहा था, बट रेले जीन लॉ ये कह रहा था कि अगर वेव है तो वेव का इंटेंसिटी जो है, देखिए अगर आप लैम्डा का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ देखेंगे तो ये इंटेंसिटी जो है वो इंफिनिटी पे आनी चाहिए, राइट? जैसे रेजोनेंस का सिंबल है, देखिए, देख पा रहे हैं? रेजोनेंस का जो हमारा लोगो है वो इंफिनिटी, लैम्डा जो है वो इंफिनिटी पे आ रहा है। आना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में क्या आया? ये। तो अगर ये वेव था तो वेव के लिए इंटेंसिटी का ग्राफ तो ये आना चाहिए था। पॉइंट क्लियर है? नोट कर लिया हमने? हाँ भाई, नोट कर लिया। हाँ, ड्रॉ कर लो। ये आना चाहिए, देख लो, ये इधर लिख लेना, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। और ये कौन सा है? इफ वेव नेचर। अगर वेव नेचर हुआ तो सेकेंड वाला आना चाहिए था, एक्चुअल ग्राफ ये आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम एक्सप्लेन वेव थ्योरी से नहीं कर पाते। बाद में प्लैंक ने ये बताया कि, लिख लो, ले, लेटर प्लैंक इक्वेशन considered atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities. Discrete quantities, discrete का मतलब जानते हैं? जो कि कंटिन्यूअस ना हो उसको कहते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्वांटिटीज कॉल्ड क्वांटम एंड नॉट इन continuous manner this tallied with the graph providing the particle nature of light, providing the particle nature of light. सो प्लैंक ने ये कहा कि एटम और मॉलिक्यूल जो एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी, वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में एब्जॉर्ब कर सकते हैं या एमिट कर सकते हैं। जैसे कि 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, ये एक मेरे पास रेंज है, तो 100 से 200 नैनोमीटर में सारे के सारे वेव नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है हमारा एटम। वो 100 एब्जॉर्ब कर लिया तो एक 120 होगा, एक 150 होगा, इस तरीके से बीच बीच में कुछ कुछ ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है या कुछ कुछ ही एमिट कर सकता है वेवलेंथ, दैट इज डिस्क्रीट। तो ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन है एनर्जी का एटम्स और मॉलिक्यूल्स के द्वारा,
वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। और इससे जब आप एक्सप्लेन करते हो तो फिर पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं इस इंटेंसिटी और वेवलेंथ के ग्राफ को। नोट करें। इसके आगे हम शुरू करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। कर लिया यहां तक नोट? ओके, हेडिंग लगाएंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये कहता है, जो कि प्लैंक ने दिया था, थ्योरी ये कहती है कि द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that can be emitted or absorbed in form of electromagnetic radiation is called as quantum of light, is called as quantum of light। यानी कि जो एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट होगा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट होगा, उसको आप कहेंगे क्वांटम ऑफ लाइट, इज नोन एज अ क्वांटम ऑफ लाइट। तो क्वांटम का मतलब क्या हुआ? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, लाइट का एक सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट, इट इज नोन एज क्वांटम ऑफ लाइट। अब लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की हो सकती है, तो उसी तरीके से जो हमारा क्वांटम होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू रखेगा। यहां तक अगर हमने नोट कर लिया है तो इसके आगे हम लिखेंगे द लाइट एनर्जी coming from any source is always an integral multiple of a smallest value called quantum ऑफ लाइट। कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि अगर आपके पास एक लाइट सोर्स, किसी सोर्स से लाइट एमिट, जैसे एक बल्ब है, बल्ब से लाइट निकल रहा है, तो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है उसको इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे लाइट के क्वांटम पार्टिकल्स हैं, और वो जो छोटे छोटे यूनिट हैं एनर्जी के, छोटे छोटे पैकेट, वो बहुत सारे ऐसे पैकेट हैं, और वो फिर आपका एक लाइट का रे बना रहे हैं, या बहुत सारा लाइट जो आ रहा है, बहुत सारा बेसिकली क्वांटम ऑफ लाइट आ रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं लाइट के। ठीक है। अब एक क्वांटम ऑफ लाइट का अगर एनर्जी निकालना है, अच्छा, ये क्वांटम ऑफ लाइट को एक और नाम देते हैं हम, क्वांटम ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटोन। तो ये जो सबसे छोटा यूनिट है एनर्जी का लाइट के लिए, इसको ही फोटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो फोटोन बेसिकली इसको आप लिख सकते हो, फोटोन is a
पैकेट पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, तो सबसे छोटा पैकेट या एनर्जी का जो बंडल है उसको आप कह रहे हो क्वांटम ऑफ लाइट, जिसे आप फोटोन के नाम से भी जानते थे। नोट करिए। ओके, नोट कर लिया यहां तक हमने। नोट कर लिया हमने यहां तक। सो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि कोई भी लाइट का सोर्स बहुत छोटे छोटे क्वांटम से मिलकर बना है, और यानी कि बहुत फोटॉन्स से मिलकर लाइट बना है। फोटॉन्स क्या है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी के लाइट के लिए। तो वो स्मॉलेस्ट बंडल जो है वो आप फोटोन कह रहे हो, जिसे आप क्वांटम ऑफ लाइट भी कह रहे हो। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैसे निकाले, यानी एक स्मॉलेस्ट क्वांटम की हम या स्मॉलेस्ट यूनिट की हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो प्लैंक ने इसके लिए अपनी एक थ्योरी दी थी। नोट कर लिया यहां तक हमने। सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो होगी वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती है लाइट की, ये हम पहले से देख चुके हैं। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू एच न्यू, जहां पे एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जिसको आप कैलकुलेशन के लिए ले सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। हम ये जानते थे कि अगर लाइट पार्टिकल है तो स्पीड c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है। सो न्यू विल बी इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को आप वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हो। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, where c is the speed of light and lambda is the wavelength. सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन को अगर आप ई नॉट कह रहे हो, ई नॉट, तो अगर एक सोर्स है जहां से लाइट बहुत सारे ऐसे यूनिट निकल रहे हैं, तो वी कैन से दैट टोटल एनर्जी अगर आपको निकालना है और आपको पता है कि ऐसे एन फोटॉन्स हैं, तो एक यूनिट की एक फोटोन की एनर्जी ई नॉट थी, तो ऐसे एन फोटॉन्स अगर आपके पास हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ या टोटल एनर्जी कमिंग आउट को लिख सकते हैं एन एच इंटू न्यू। और अगर न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा कर दें तो वी कैन से एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, जहां पे एन क्या है? एन इज द इंटीजर वैल्यू विच गिव्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बेसिकली आप क्या कह रहे हो? एन इंटू ई नॉट।
नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना था, एच न्यू। अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो मैं यूज करूंगा एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी दिया है तो न्यू वाला फॉर्मूला, वेवलेंथ दिया है तो एच सी अपॉन लैम्डा यूज करेंगे। हो गया। एक फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा है। तो ऐसे एक लाइट सोर्स है, मान लो उससे एन फोटॉन्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कर देंगे तो टोटल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। यानी कि एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा होगा, एन होगा यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी निकालने का तरीका फ्रॉम अ लाइट सोर्स। और अगर आपको टोटल एनर्जी पता है और आपको वेवलेंथ पता है तो आप बता सकते हैं कि ऐसे कितने फोटॉन्स रहे होंगे जिनसे ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है। यहां पे एक एनर्जी की यूनिट के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ये एक यूनिट है एनर्जी की। जैसे आप जूल यूज करते हैं, किलो जूल यूज करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है एनर्जी की। लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated from rest through a potential difference of 1 volt. So energy gained when an electron is accelerated from rest through a potential of 1 volt. तो आप यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, that positive charge always moves from higher potential to lower potential, and negative charge always moves from low potential to high potential. If set free, if set free, तो अगर आप खुला छोड़ दोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो हम डिराइव कर लेते हैं जरा जल्दी से इसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इसे कनेक्ट कर दिया मैंने 1 वोल्ट की बैटरी से।
1 वोल्ट का बैटरी लगा दिया मैंने। ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर है, वैक्यूम क्रिएट करके मैंने रखा था। तो जो नेगेटिव एंड है 1 वोल्ट का, वो अगर आप 0 वोल्ट ले लो तो दूसरा एंड 1 वोल्ट का हो जाएगा। अब इस नेगेटिव एंड पे इलेक्ट्रोड के मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा और इसको रेस्ट पे रखा है, मूव नहीं कराया। ऑन कर दिया मैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू करेगा। देखिए क्यों होगा ऐसा, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज वाले से कनेक्टेड नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड पॉजिटिव एंड है। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज था उसको अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक्सेलरेट होने लगेगा क्योंकि एक फोर्स लगने लगा इसके ऊपर। तो फोर्स लगने लगा तो ये एक्सेलरेट होते 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 इस एंड पे जब पहुंचेगा, यहां बिल्कुल पहुंच जाएगा, तो मैं चेक कर लूंगा कि कितना इसने एनर्जी गेन किया है। डेफिनेशन देखो, एनर्जी गेन्ड एनर्जी गेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया मैंने अगर, तो जो एनर्जी गेन करेगा ये, उस एनर्जी को मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे हम कहेंगे। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पे था और एंड पे वो एक्सेलरेट होके पहुंच रहा है। तो अगर हम देखें फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, हम देखते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी फाइनल टोटल एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी कंजर्व्ड है ये मानते हुए कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब टोटल एनर्जी में दो चीजें होंगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गिव्स द टोटल एनर्जी। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी जरा चार्ज वाला याद करिए, हमने चार्ज के लिए पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी एक सरफेस पे लगा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू वी। तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन का था -e चार्ज, मान लेते हैं -e चार्ज, -e कितना होगा, तो वो हो जाएगा चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन जो कि था 1.6 इंटू 10⁻⁹। और जो पोटेंशियल था इस सरफेस का वो था 0, तो -e इंटू 0 वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अभी बताया मैंने, रेस्ट पे है तो ½ mv², तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू वी, यानी कि -e इंटू वोल्ट 1, बिकॉज 1 वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा फाइनली, वही मुझे फाइंड करना था, बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वही तो एनर्जी गेन किया वो एक्सेलरेट होने के बाद। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाता है माइनस ये 1 है तो ये हो जाएगा ई वी, 1 EV। और 1 EV का मतलब हो जाएगा कितना, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 वोल्ट। तो ये चार्ज जो था ये था कूलम में, और ये वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा अगर आप H इंटू सी निकालोगे, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू भी आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन में काम आएगा। Hc इक्वल टू 12400 EV एंगस्ट्रॉम। ये याद रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम की यूनिट है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। पहले नोट करिए।
calculate the energy of a photon having wavelength 3300 angstrom. Calculate the energy of a photon having wavelength 3300 angstrom. Take H equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड. तो मुझे एनर्जी यहां पे निकालनी है फोटोन की जूल में. सो ई नॉट निकालना है मुझे. ई नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. एच की वैल्यू लेने कह रहा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ जो होगा 3300 एंगस्ट्रॉम. देखिए आप एच को जूल सेकेंड में अगर ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट को मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं, तो वेवलेंथ को भी मीटर में लेना होगा. यानी कि ये हो जाएगा 3300 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में लेंगे इसे. सो सो 6 इंटू 10 टू द पावर इधर माइनस 34, 10 टू द पावर 8 और ये माइनस 7 ऊपर होके आ गया 10 टू द पावर 7. कितना आ जाता है ये? इतने जूल. टेन टू द पावर माइनस 19 आ रहा है. 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. सही लिखा है. चलो एक और एग्जांपल लिखो फिर. कैलकुलेट द एनर्जी of a photon having wavelength 660 नैनोमीटर या 660 नहीं, लेट से हम लेते हैं 6200 एंगस्ट्रॉम. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 6200 एंगस्ट्रॉम और एच सी की वैल्यू लेनी है आपको 12400 ईवी एंगस्ट्रॉम. तो ऑब्वियसली आंसर यहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 6200 एंगस्ट्रॉम. हो गया होगा ये? बिल्कुल सही जवाब है आपका. तो अब यहाँ पे ई नॉट आप यूज कर रहे हो एच सी अपॉन लैम्डा. एच सी की जगह लेने बोल रहा है 12400, क्वेश्चन में ही हिंट दे रखा है. और लैम्डा कितना है? देखो ई भी एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम में रख रहे हो तो लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में रखना होगा. फिर आप मीटर में कन्वर्ट करने का चक्कर में मत पड़ो. मीटर में कब कन्वर्ट करना है? जब आपको जूल में चाहिए. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ईवी एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा और यहां से आंसर आ जाएगा 2 ईवी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अगर इसको अब आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने निकाल रखा था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जूल हो जाएगा अपना आंसर।